नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। दिल्ली को देश का दिल माना जाता है। दिल्ली की सियासत जिस तरीके से तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है कि दिल की ये लड़ाई अब दो नेताओं के बीच में आकर सिमटती दिख रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। एक वक्त था, यानी कि अब से कुछ एक हफ्ते पहले ही ऐसा लग रहा था कि इस लड़ाई को अरविंद केजरीवाल बनाम किरण बेदी बनाया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में अपने तमाम महायोद्धाओं को उतार चुकी है, यह कहना गलत नहीं होगा कि अंततः दिल्ली की ये लड़ाई आज शायद देश की लड़ाई से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन गई है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अखाड़े में उतर आए हैं, तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिरकार कैसे भारतीय जनता पार्टी से नाक का सवाल बना चुकी है। यानी दिल्ली सिर्फ जीतना मकसद नहीं है, दिल्ली को जीत कर यह प्रदर्शित करना जरूरी है कि आज अगर दिल्ली जीता तो सब जीता। दिल्ली से बढ़कर के कोई जगह नहीं है जो दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान बना सकती है। ये है दिल्ली में मोदी का मैजिक। दिल्ली में चुनाव के ऐलान के बाद पहली बार मोदी ने केजरीवाल को ललकारा। दिल्ली के कड़कड़डूमा इलाके में नरेंद्र मोदी की रैली की तस्वीरें बयां करने के लिए काफी थी कि लोकसभा के रण में विजय हासिल करने के बावजूद दिल्ली की जीत के बिना उनका अश्वमेध अधूरा है। 7 एमपी दिल्ली ने मुझे न दिए होते तो मेरा आना भी संभव हुआ होता क्या? और इसलिए मेरे दिल्ली के प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपके बुलावे पर आया हूं, लेकिन जब आया हूं तो सिर्फ गद्दी पर बैठने के लिए नहीं आया हूं, मैं आया हूं आपकी सेवा करने के लिए। मोदी के युद्धघोष में न केजरीवाल का नाम था न आम आदमी पार्टी का, लेकिन तीर तीखे थे और इशारों में निशाना साफ। हिंदुस्तान में किसी एक दल ने एक चुनाव में सर्वाधिक लोगों ने की जमानत जब्त हुई हो, ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर किसी ने किया हो तो उस दल को आप भली भांति जानते हो। जमानत जब्त करवाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड एक चुनाव में। केजरीवाल के वादों का जवाब देने के लिए मोदी ने सहारा लिया कहानी का। 1 साल पहले मैंने अपनी ऑटो रिक्शा पे बोर्ड लगाया था कि मुफ्त में रिक्शा में बैठिए, मुफ्त में रिक्शा में बैठिए। तो कोई भी बाहर का व्यक्ति आता था, उसको लगता है यार तो बड़ा सेवाभावी व्यक्ति है, और जब रिक्शा में से उतरने लगते थे तो पैसे मांगता था। उन्होंने कहा, भाई तुमने तो बोर्ड लगाया है कि रिक्शा में बैठना मुफ्त में। तो उसने कहा सही है, बैठना मुफ्त में लेकिन उतरना पैसे दे करके। अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार और अधूरे वादों को हथियार बनाकर इस सियासी दंगल में लगातार बीजेपी पर हमले कर रही है। कड़कड़डूमा की रैली में मोदी ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया हो, लेकिन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और किरण बेदी के निशाने पर अरविंद केजरीवाल ही रहे। ये अमित शाह की रणनीति का हिस्सा है कि मोदी और बेदी दोनों के ही नाम पर दिल्ली फतह की बीजेपी की तैयारी चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। आरोप प्रत्यारोप के दौर के कहीं आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब रैली की तो उसके बाद एक अलग छटा आती हुई दिखाई दी। हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन शर्मा मौके पर मौजूद थे, लोगों से उन्होंने बातचीत की। क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा, उनकी भाषण और उनकी शैली के बाद दिल्ली वालों का रुख बदल सकता है? क्या दिल्ली वासी अपने आप को बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या वाकई में मोदी की लहर दिल्ली में है? आइए जरा देखते हैं छोटी सी रिपोर्ट। मोदी ने कहा कि हम दिल्ली में ऐसी सरकार देंगे जिसको देखने की बात तो दूर आपने सोचा नहीं होगा। एक ईमानदार सरकार देंगे और वो गलियों में सेवा करना चाहते हैं। लोगों से बात करते हैं कि मोदी ने जो कहा, क्या कहा, इन्होंने क्या समझा, क्योंकि पहले काले धन की भी बात होती थी और अब जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। जी क्या लग रहा है आप बताइए? काले धन हमें जी मोदी जी पे पूरा
हमारा देश ही नहीं पूरा संसार भरोसा कर रहा है कि वो जो भी काम करेंगे वो देश हित में, समाज हित में, विश्व हित में काम करेंगे। जी, अब तो बिजली के लिए बड़ा प्रोजेक्ट लाने के लिए है, तो उससे बिजली का कम रेट होगा, ना कि ऐसे होगा। जैसे कि मोदी जी ने बताया मेक इन इंडिया सबसे प्लस पॉजिटिव पॉइंट है उनके विनिंग के लिए, और उन्होंने जैसे और भी देश उन्हें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ आने के लिए, उन्होंने बोला है कि मैं कहाँ बेरोजगार कहाँ है, मैं दूंगा रोजगार। सर मोदी जी का सर सबसे बड़ा सपना है हिंदुस्तान का पूरे वर्ल्ड में मोदी जी के आने से डंका बजाए सर। आप पूरे दुनिया में फेमस हो गए हैं, मोदी जी के आने से नए युग का शुरुआत हुआ है। भागने वालों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करेगी इस बार दिल्ली की जनता, और बढ़ चढ़कर साथ देंगे हम मोदी जी का और बहन किरण बेदी जी का, और उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे भारी से भारी बहुत। दिल्ली की जनता को भी ये उम्मीद थी कि मोदी अगर कुछ कहेंगे तभी होगा, क्योंकि बाकी किसी पे उनको विश्वास नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित रावत के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, न्यूज नेशन, दिल्ली। अगर देखें तो आम आदमी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, लेकिन क्या वाकई में उसमें तमाम मुद्दों को रखा गया है? 70 प्लान वहां पर सामने रखे गए हैं, जिसके आधार पर आम आदमी पार्टी अपनी बातों को सामने रखती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने विजन डॉक्यूमेंट सामने रखने की बात कही है, मैनिफेस्टो नहीं रखती दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में दिल्ली में मुद्दों की राजनीति होती दिखाई दे रही है, या ये सिर्फ व्यक्ति केंद्रित राजनीति होती दिखाई दे रही है? आइए चर्चा शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से जेविल नरसिम्हा राव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता मुकेश नायक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, 3 वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी, एनके सिंह साहब और कंवरवैद नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबों का स्वागत है। सबसे पहले रामकृपाल जी, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पूरे चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथ में एक तरह से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अभी 3 रैलियां और उनकी होनी बाकी है, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे चुनाव को अपनी इज्जत से जोड़कर खड़ा कर दिया है? देखिए, ये इज्जत से जोड़कर देखना उनकी ही अपनी गलती का परिणाम है, और नतीजा आज यहां तक पहुंचा है कि अगर मोदी जी के ओपनिंग रिमार्क्स आप देखें तो आज उन्होंने एक तरह से कह दिया कि ये दिल्ली विधानसभा का चुनाव दिल्ली विधानसभा का चुनाव नहीं है, एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं है, बल्कि अब तक जितने चुनाव हुए हैं उनका शायद उससे ज्यादा ये मायने रखेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि देश दिल्ली की तरफ, दुनिया दिल्ली की तरफ देखती है, दिल्ली में क्या हो रहा है जी। तो इस चुनाव को उन्होंने खुद इतना इम्पोर्टेंट बना दिया और आज रिकॉग्नाइज किया इस बात को। बाकी कार्यकर्ता कहता, नेता कहते तो शायद नहीं होता, लेकिन आज जब खुद मोदी ने इस बात को स्वीकार किया तो जाहिर सी बात है कि उसमें कहीं न कहीं ये स्वीकारोक्ति थी कि एक बड़ी कांटे की लड़ाई है जी। और इसमें सब कुछ दांव पर है। अप्रैल के बाद से, प्रधानमंत्री बनने के बाद से, मई के बाद जो विधानसभा चुनाव का दौर शुरू हुआ था, उसके बाद उनको लगता है कि वो जो भी 4 विधानसभाओं में हो, बिल्कुल असली वही है कि अंत जो होगा ये परिणाम बहुत मायने रखता है और इसके नेशनल प्रभाव होंगे, ये बात साबित हो गई है। नकवी साहब, क्या आज ये माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पूरी जो एक टीम बीजेपी बैठी है, जो लगातार हर चुनाव में अपने फतेह का किला एक के बाद एक करती चली जा रही है आगे, वो ये मान रही है कि अगर दिल्ली नहीं जीत पाए तो शायद इसके बाद, अब चाहे आप बिहार की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, इन तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त, या फिर ये जो एक रैली की बात कही जाती है कि रैला जैसा निकला है, ये रुकता हुआ दिखाई देगा, इस विजय रथ को रोक दिया जाएगा? देखिए, मोदी को, जो टीम मोदी है या बीजेपी है, उसको ये पहला विधानसभा चुनाव है जिसमें एक टक्कर मिलती दिखाई दे रही है। इसके पहले के जितने चुनाव थे वो यूपीए के खिलाफ थे, और यूपीए के खिलाफ बहुत तमाम मुद्दे थे और जनता में असंतोष वगैरह वगैरह। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के मुकाबले वो चुनाव लड़ रहे हैं जिसके खिलाफ उनके पास बहुत मुद्दे नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी जो है, आम आदमी पार्टी की एक संघर्ष करने की एक क्षमता है जो दूसरी पार्टियों में नहीं है। तो ये जो 2 चीजें जो है वो बीजेपी के लिए परेशानी का कारण बन रही। और अगर दिल्ली में नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे तो इससे विपक्ष को जो एकदम मरियल स्थिति में पड़ा है उसको रिवाइव करने का एक अवसर जरूर मिलेगा। कम से कम कहने को ये हो जाएगा कि देखिए मोदी लहर खत्म हो गई। सिंह साहब, क्या आपको भी लगता है कि मोदी लहर के लिए ये शायद एसिड टेस्ट है इस बार, या तो आर या पार? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो ये विजय रथ है वो पहली बार एक जबरदस्त चैलेंज महसूस कर रहा है, क्योंकि बाकी जहां भी गवर्नमेंट्स थी, जहां चुनाव जीते हैं आप विधानसभा में,
वहां पे गवर्नमेंट्स डिस्क्रेडिटेड थी, कोई कद्दावर लीडर नहीं था। ये पहली बार है कि अरविंद केजरीवाल के रूप में एक कद्दावर लीडर मिला है जिसकी क्रेडिबिलिटी और यूएसपी दोनों मोदी से लगभग मिलते जुलते हैं। करप्शन को ले लीजिए, एफिशिएंसी को ले लीजिए, तो वो लगभग मिलते आइडेंटिकल है। ऐसे में कहीं 9 महीने में मुझे पहली बार लग रहा है कि जनता भी अब ये कहने लगी कि भाई कुछ हो तो नहीं रहा है। वरना अगर कोई देश का प्राइम मिनिस्टर इस हाई क्रेडिबिलिटी का, जिसने अपने दम पे बीजेपी को 31% वोट दिलवाए हों, अगर वो कह रहा है कि नहीं साहब हम सबको उसी के झुग्गी झोपड़ियों वाली जगह पे ही मकान देंगे, मेरे ख्याल से ये काफी था स्वीप करने के लिए, 3/4 मेजॉरिटी के लिए काफी था। लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये बात पहले भी उन्होंने कही थी, पहले अपने भाषण में उसके बावजूद कोई बहुत ज्यादा जनता मुतासिर नहीं हुई। तो मेरा क्या ख्याल से पहली बार क्रेडिबिलिटी क्राइसिस भी जनता में है कि नहीं, एक आप पार्टी है और जो लोअर मिडिल क्लास है। आज भी मोदी जी ने अपने भाषण में कोई भी ऑफर नहीं, बिजली का इशू था बिल्कुल टच नहीं किया, पानी दिया जो कि टेंजेंशियल रेफरेंस दिया। तो मुझे लगता है कि जो लोअर मिडिल क्लास है उसका स्टेइंग पावर ज्यादा है और वो आपके साथ अभी भी पूरी तरह खड़ा है। जी वेल, सवाल ये उठता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को इतनी आइडेंटिटी क्राइसिस क्यों होती दिखाई दे रही है कि आपको अपने तमाम मंत्रियों को आज अखाड़े में उतारना पड़ रहा है। 5 सवाल आप रोज पूछते दिखाई देते हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद सामने आकर उन तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखनी पड़ रही है जिसे शायद किरण बेदी को रखना चाहिए था। अजय जी, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत गंभीर रूप से लड़ती है। हमारे पास लोकसभा में मेजॉरिटी है जिसकी किसी ने मीडिया में भी बाहर भी किसी ने इसकी कल्पना नहीं की। हमें मेजॉरिटी क्यों मिला बहुमत लोकसभा में? क्योंकि हम उस चुनाव को इतने सीरियस तरीके से हमने लड़ा। हमें 200, 282, 220 हमारे लिए मंजूर नहीं था। हम अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए हर बार प्रयास करते हैं। तो ये एक अच्छा गुण है किसी भी राजनीतिक दल का कि हम हर चुनाव को सीरियसली लेते हैं, हम हर चुनाव में और बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। और दिल्ली अन्य राज्यों से काफी अगर ये स्थिति थी तो फिर हरियाणा में या महाराष्ट्र में इस तरह का कैंपेन क्यों नहीं दिखाई दिया? दिल्ली को लेकर आपकी नर्वसनेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। नहीं, यही किरण बेदी को आपको अंतिम मोमेंट पर लाना पड़ा, ऐसा क्यों भाई? नहीं, आप सुनने का हिम्मत रखिए। मैं उसी पर मैं जवाब अपने आप ही दे रहा था। नहीं, आप रोकिए मत, मैं वही जवाब दे रहा हूं। जी, हिम्मत ना कहिए। तो दिल्ली का जो डेमोग्राफी है, दिल्ली का जो जनता है, मैं दिल्ली को बिलोंग नहीं करता हूं, लेकिन मैं 25 साल से दिल्ली में रहता हूं। तो पता नहीं आप किस राज्य से आए होंगे, आप या आपकी पिछली पीढ़ी। तो दिल्ली की जनता दक्षिण से ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से महाराष्ट्रियन है दिल्ली में, हर राज्य से जनता दिल्ली में बसती है। एक तरह से दिल्ली इज ए सिटी ऑफ माइग्रेंट्स। तो इसलिए इस शहर में हर राज्य की नेता का अपने ही जनता के अंदर उनकी प्रभाव है। तो इसलिए उनको जब चुनाव में उतारा जाता है, तो यानी आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही, यही करने में हमारे मददगार साबित होगा। बिल्कुल, लेकिन यहां पर क्या यही आपके विरोधी भी समझते हैं? राघव चड्ढा जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी आपकी वजह से नर्वस हो गई है? जी, जैसे इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, बड़ा विचित्र लगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ने बात करी, इस प्रवक्ता ने बात करी बाहर से आए लोगों की, क्योंकि इन्हीं के नेता हैं विजय गोयल जी, राज्यसभा मेंबर भी हैं, और भी तमाम नेता जो तमाम तरीके के बयान देते हैं कि यूपी बिहार वालों को दिल्ली से निकाल देना चाहिए, उनका दिल्ली में कोई स्थान नहीं है। तो इस प्रकार के आपत्तिजनक बयान भी आते हैं। खैर, उसको छोड़ते हैं। आपने बात करी कि क्या घबराए हुए हैं। देखिए, ये तो इसी बात से साबित होता है अजय जी कि एक 5 फुट 5 इंच की शख्सियत अरविंद केजरीवाल जी के सामने लड़ने के लिए एक प्रधानमंत्री, 3 मुख्यमंत्री, 300 सांसद, आधा केंद्रीय मंत्रिमंडल, 1.5 लाख प्रचारक, एक विनोद कुमार बिन्नी, एक शाजिया इल्मी, एक किरण बेदी, एक बराक ओबामा, इन सारे दिग्गजों की ताकत लगा दी है सिर्फ एक 5 फुट 5 इंच के आम आदमी से लड़ने के लिए। ये बताता है कि आम आदमी की ईमानदारी की शक्ति कितनी है। और देश की जनता, दिल्ली की जनता सामने पेश किया, ऐसा लगता है कि आप अरविंद केजरीवाल के नहीं महात्मा गांधी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सर, महात्मा गांधी तो खैर आप अपना उनसे भी बड़ी शख्सियत है, बट अरविंद केजरीवाल जी इस युग के, इस पीढ़ी के महात्मा गांधी ही हैं। महात्मा गांधी उस पीढ़ी के हीरो थे, हमारे लिए अरविंद केजरीवाल जी इस पीढ़ी के हीरो हैं।
जहां तक दिल्ली की जनता की बात है, अजय जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने तमाम ओपिनियन पोल देखे होंगे, तमाम सर्वे जो आजकल आ रहे हैं, कैसे कैसे आम आदमी पार्टी ने धीरे धीरे इतनी बढ़त बना ली है कि अब बीजेपी कहीं आसपास भी नहीं है। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को आज आपसे डर लग रहा है? बीजेपी लगातार नीचे जा रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को आपसे डर लगता है? जी, ये डर तो साफ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से इनका केंद्रीय मंत्रिमंडल आगे उतर गया है, देश के वित्त मंत्री को इस समय बजट बनाना चाहिए। बिल्कुल, मैं आता हूं, आपके पास भी आता हूं। राघव जी, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, लेकिन मुकेश जी, $62 आज ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की ये लड़ाई दरअसल दो पार्टियों के बीच में रह गई है। आप क्या वाकई में अभी भी अपना अस्तित्व ही तलाश रहे हैं दिल्ली में? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पूरी लड़ाई में शामिल है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास नेता हैं, हमारे पास अपनी उपलब्धियां हैं, हमारे पास कार्यकर्ता है, और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के लिए हमने केवल सपने नहीं दिखाए हैं, हमने काम करके दिखाया है। आज पर्यावरण से मुक्त एक अच्छे पर्यावरण वाली दिल्ली, पार्क, मेट्रो स्टेशन और दुनिया की सबसे खूबसूरत राजधानी दिल्ली, मैंने पूरी दुनिया देखी है अजय जी, और दिल्ली को मैं कह सकता हूं कि बहुत खूबसूरत राजधानी है दुनिया की। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी, जिसके आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। अजय माकन जी, अगर ऐसा था तो आप बताइए, आपकी स्थिति 2013 में इतनी खराब क्यों होती? देखिए, 15-20 साल कोई जब शासन करता है तो एक ऐसा दौर उस राजनीतिक दल का आता है, एक सहज और स्वाभाविक परिवर्तन की इच्छा लोगों के अंदर होती है, और उस परिवर्तन की इच्छा के कारण हम पीछे गए। लेकिन पिछले दिनों केजरीवाल जी ने, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आपने आम आदमी पार्टी का साथ दिया, क्या आपको नहीं लगता कि इससे ज्यादा जोखिम भरा या इससे ज्यादा गलत फैसला कुछ नहीं हो सकता? देखिए, टूटा हुआ जनादेश था दिल्ली का, और हर 4 दिन में, हर 2 महीने में चुनाव तो होते नहीं है। इससे देश का, पूरे समाज का नुकसान होता है, राजनीतिक अस्थिरता होती है। इसलिए हमने ये सोचा कि एक नया प्रयोग एक भारत की राजनीति में हुआ है, एक नया कैटलिस्ट ग्रुप आया है। जो चुनाव आज हो रहा है वो साल भर पहले हो जाता, क्या दिक्कत थी? जी नहीं, हम क्या जानते थे कि इतने जल्दी चुनाव हो जाएगा? हम तो ये समझते थे कि जो सपने इन्होंने दिखाए हैं, जो वायदे किए हैं, ये कुछ काम करके दिखाएंगे। लेकिन जिस तरह की अनुभवहीनता, अराजकता और अपरिपक्वता देखी हमने, उसका ऐसा तो बहुत मुश्किल है कि कोई मुख्यमंत्री थानेदार के खिलाफ बैठ जाए। हमें क्या पता? जिम्मेदारी तो आपको भी उठानी पड़ेगी, क्योंकि कंधा तो आप ही दे रहे थे। देखिए, हम तब जिम्मेदारी उठाते जब हम सत्ता में पावर शेयरिंग करते। हमने कुछ लिया नहीं, हमने कोई पद मांगा नहीं, हमने अनकंडीशनल समर्थन दिया था कि दिल्ली को दोबारा चुनाव में नहीं ढकेलना। जी राघव जी। नहीं जी, मैं बस एक छोटी सी बात ये बोलना चाह रहा था अपने कांग्रेस के मित्र को और बीजेपी के मित्र को कि ये बात करते हैं कि ये लोग चले गए। देखिए, हमने 49 दिन में सरकार चलाई, चाहे ये जितनी आलोचना करे, जनता ये जानती है कि जो हमने वादे करे वो डिलीवर करके दिखाया, जो कहा वो किया। 49 दिन के बाद जब हमने इस्तीफा दिया और कहा कि चुनाव कराओ अब, और होने भी चाहिए थे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में 1 साल तक चुनाव कराने की हिम्मत नहीं थी। ये दिखाता है कि हमने 49 दिन में कितना काम करके दिखाया, और अब इन्हें डर है कि यदि हमारी सरकार बन गई और 5 साल तक हमारी राजनीति स्थापित हो गई तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की भ्रष्ट और अपराधीकरण की राजनीति का सफाया हो जाएगा। इसीलिए ये घबराई हुई हैं, दोनों पार्टियां घबराई हुई हैं। चलिए, इसी भगोड़े वाली बात पर आइए बात दिखाते हैं। जी अवियल, मुझे कुछ कहना है इसमें। बिल्कुल। अब देखिए, कौन घबरा गया है इस बात से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। जिस प्रकार की बौखलाई, जिस प्रकार की बयान आम आदमी पार्टी का नेता दे रहे हैं, जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल इलेक्शन कमीशन को खटखटा रहे हैं, ईवीएम्स को लेकर उनको चिंता हो रही है, अपनी चुनाव हार के लिए एक्सक्यूजेस वो अभी से ढूंढने शुरू किए हैं। तो इसलिए इनका कॉन्फिडेंस होता, क्योंकि वही ईवीएम्स में आपको 28 सीट दिया है, वही ईवीएम्स हमें सीट दिए हैं, 7 लोकसभा सीट दिए हैं। तो मुझे लगता है आपने बहाना ढूंढना पहले से शुरू कर दिया। आप तो उनको स्टिंग ऑपरेशन के जरिए भी डरा रहे हैं। बिल्कुल इस बात का गवाह है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो उन्हें स्टिंग ऑपरेशन के नाम पे भी डरा रही है, क्योंकि उन्होंने ये वक्तव्य दिया। इस पर भी तो प्रतिक्रिया दीजिए, क्या स्टिंग ऑपरेशन आप उनका दिखाने वाले हैं? नहीं, ये हर बार घबरा क्यों जाते हैं? यदि इन्होंने कुछ गलत किया है, तो उनको लगता होगा इन्होंने कुछ गलत कह दिया किसी को, किसी ने टेप किया होगा और टीवी पे चल जाएगा। इसको लेकर क्यों? आपने यदि गलत नहीं किया है, आपको क्यों डर है भाई? यदि आपने गलत किया है, अब जरा तो किसी ने स्टिंग किया तो दिखाया, तो क्या आपने ही जनता को सिखाया था? पार्टी और आम आदमी पार्टी ये आप ही के माध्यम से तरीके से आरोप प्रत्यारोप करती जा रही है, और राजनीति कितना एक तरह से व्यक्ति केंद्रित होती चली जा रही है दिल्ली की। आइए इस पर जरा दोनों पक्षों की बातों को सामने रख देते हैं। 1 साल पहले
जिन सपनों को लेकर के दिल्ली के लोगों ने मतदान किया था, उन्हीं लोगों ने आपके पीठ पे छुरा भोंका, आपके सपनों को चूर चूर कर दिया, आपको अस्थिरता में झोंक दिया। जनता पार्टी पिछले 8 महीने से दिल्ली में सरकार चला रही है। आप लोगों के सामने है कि आम आदमी पार्टी ने 49 दिन में कितना काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 महीने में क्या काम किया, ये आप लोगों को तय करना है दोस्तों। रामकृपाल जी, कभी अवसरवादी की बात कही जाती है, कभी नक्सली की बात कही जाती है, कभी भगोड़ापन। आखिरकार क्या दिल्ली की जनता के बारे में कोई भी नेता बात करता दिखाई देगा? देखिए, हर चुनाव में अगर आप देखें तो यही सब होता है, कोई नई बात नहीं हो रही है। ये जरूर है कि थोड़ा सा स्तर लगातार गिरता जा रहा है, और ये मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ दिल्ली में गिर रहा है। आरोप प्रत्यारोप का एक लेवल हुआ करता था, अब जिस तरह से उसमें धीरे धीरे एक डिटेरिएट चीजें कर रही हैं, वो दुखद है। बाकी ऐसे मौकों पर आज खुद मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि झूठे वादे भी किए जाते हैं, झूठे दावे भी किए जाते हैं। उन्होंने नहीं कहा कि हमारी पार्टी नहीं करती, सीधी बात है। तो चुनाव में ये सब सारी चीजें होती रहती हैं। देखिए, एक बात अजय जी, मैं ये मानता हूँ, हम इसी फ्लोर पर जितने लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं में से अगर आप एक सर्वे करा लें, अपने यहाँ कभी कराइएगा कि ये बताओ तुम लोग जो हो, चुनाव प्रचार से तुम्हारा क्या डिसीजन बदला है वोट देने का? मैं समझता हूं कि 10% से ज्यादा कभी आपको ये रिजल्ट नहीं मिलेगा। कहने का अर्थ यह है कि 90% लोग बहुत पहले से डिसाइड कर चुके होते हैं। ये जो फ्लोटिंग होता है 10%, 7%, सारी लड़ाई इसके लिए होती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मार्जिन बहुत छोटे से होती है, तो इनको अट्रैक्ट करने की बात होती है। बाकी जो मैंने देखे, कल भी आपके यहाँ कहा था कि जो विज्ञापन देखा है बीजेपी का कल, तो मैंने सवाल किया था उनसे कि भैया ये बताओ किसके लिए किया है? जो तुम्हारे समर्थक हैं वो तो तुमको वोट देंगे ही, बिल्कुल, और जो तुम्हारे समर्थक नहीं है वो इसको पढ़ के कतई आपको वोट नहीं देंगे। चलिए, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई में दिल्ली में मुद्दों की आज कोई बात करता दिखाई देता है? 70 एजेंडा सामने रखा है आम आदमी पार्टी ने, लेकिन क्या वाकई में कोई सोच है उसके पीछे? 40,000 करोड़ का पूरा बजट होता है दिल्ली का, लेकिन जो एजेंडा आज सामने रखा है आम आदमी पार्टी में, अगर उस पूरे एजेंडे को कार्यान्वित करने की कोशिश की जाए तो 2 लाख करोड़ से कम का पैसा नहीं लगेगा। क्या इसके बारे में कहीं कोई सोच है? बात करेंगे इस पर, बने रहिए हमारे साथ।